जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज मनोज शर्मा. वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गार्डन. आज हम क्लास 12 के चैप्टर 4 जो कि डिटर्मिनेंट है उसका सेकेंड पार्ट देखेंगे. लास्ट वीडियो में हमने डिटर्मिनेंट्स के बारे में ये जाना था कि डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं और उनका एक्सपेंशन कैसे करते हैं. सो ऑर्डर 3 तक हमने किया था. ऑर्डर 4 भी उसी जैसा होगा, थोड़ा सा चेंजेस होंगे जो 2 बार करना पड़ता है हमें. सो वो क्वेश्चन मिलने पर हम बारी बारी देखते चलेंगे. अगर हमें ऑर्डर 4 का भी डिटर्मिनेंट मिलता है तो हम उसको कैसे एक्सपैंड करते हैं. सो आज हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स, राइट. तो देखते हैं बारी बारी की क्या होते हैं प्रॉपर्टीज़. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड इफ़ इट्स रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज. यानी कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट हमको गिवन है और उसके रोज एंड कॉलम्स को हम इंटरचेंज कर देते हैं, सो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम. यानी कि वो अनचेंज रहता है, वो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता. सो एग्जांपल के लिए हम थोड़ा सा एक जो ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट लेते हैं लाइक दिस, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 और इसको इस प्रॉपर्टी को चेक करते हैं कि क्या ये करेक्ट है या नहीं. सो अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें, यानी कि कैसा ऑर्डर ऑर्डर कह रहे हैं, रो बाई कॉलम, इसको हम क्या करते हैं इंटरचेंज कर देते हैं. सो देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आती है या जो हमारा प्रॉपर्टी कह रहा है वो सही है या नहीं. सो रोज 1 2 हैं, इनको कॉलम बना देते हैं और जो रो सेकंड है उसको हम कॉलम सेकंड बना देते हैं. नो, अगर हम फाइंड करते हैं वैल्यू तो क्या आता है, देखिए 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 6 दैट इज -2. यहाँ पर देखें जब हमने इसको इंटरचेंज कर दिया था, सो 1 इंटू 4 एंड माइनस 2 इंटू 3 क्या हुआ, अगेन 4 माइनस 6 दैट इज -2. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि अगर रो एंड कॉलम इंटरचेंज कर दिए जाएं तो वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता. क्लियर. नेक्स्ट है, इफ एनी 2 रोज और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर चेंज्ड देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस. यानी किसी 2 रो या कॉलम की बात कर रहे हैं, रो को चेंज कर दें, है ना, या फिर कॉलम को चेंज कर दें एक दूसरे से. सो क्या होगा कि जो वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट की वो कैसी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. अगर वो प्लस में आ रहा था तो वैल्यू आएगी माइनस में, अगर माइनस में आ रहा था तो वैल्यू आएगी प्लस में. सो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल हमारा होगा इस बार ऑर्डर 3 का, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर 2 में वो ज़्यादा क्लियर आपको नहीं होगा. सो ऑर्डर 3 के लिए हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. और अगर हम इसका एक रो ही, चलिए फर्स्ट रो और सेकंड रो को चेंज कर देते हैं, ठीक है. सो कैसे हो जाएगा, 4 5 6 एंड 1 2 3 7 8 9 ऐसा कर देते हैं. यानी कि सेकंड रो को हमने फर्स्ट रो बना दिया एंड फर्स्ट रो को सेकंड रो. अब देखिए वैल्यू पे क्या फर्क पड़ता है. सो पहले को एक्सपेंड करते हैं, 1 5 9 जा 45 हियर माइनस 48, देन सेकेंड माइनस ये रो ये कॉलम खत्म तो ये और ये बचा, 4 9 जा 36 42, देन प्लस 3 एंड 32 35, ठीक है, माइनस में 35. सो इसकी वैल्यू क्या आई, 1 इंटू -3 -2 इंटू यहाँ पर क्या बचेगा, -6 एंड +3 -3, देन वैल्यू इज -3 + 12 -9. ओ, हमने एग्जांपल ऐसा ले लिया है कि 0 आ रहा है, ठीक है, देखो आप. सो हम चेंज करते हैं इसको. a इज इक्वल टू 1 2 3 -1 2 1 3 1 -2, ठीक है, कुछ ऐसा ले लेते हैं. सो हम इनका रो चेंज करते हैं, -1 2 1 1 2 3
देन 3 1 2। देखिए हमने एक रो चेंज कर दी है, ठीक है, रो 1 को रो 2 बना दिया, रो 2 को रो 1 बना दिया। सो एक्सपेंशन क्या हो जाएगा इसका, 1 -4 -1 माइनस टाइम ऑफ 2 -1 -6 +3 माइनस नहीं, यहाँ पर अगर हम इसको लेंगे तो माइनस माइनस +2, सो +2 एंड -3, ठीक है। उसके बाद 3 यहाँ पर हो जाएगा -1 एंड -6, 1 -5 -2 एंड हियर इज -1 +3 -7। सो यहाँ पर हो जाएगा -5 इंटू 1 -5 +2 एंड -21। सो -26 +2 -24, ये हो गया हमारा ए की वैल्यू। अब अगर हमने रोज इंटरचेंज की हैं तो देखें क्या मिलता है हमें। सो -1 इंटू 2 2 ज़ा 4 इन -3 -2 -2 -9 +1 देन -1 -6, ठीक है। अगेन -1 -7 -2 और यहाँ पर -11 +1 इंटू -5, here is 7 +22 एंड -5। अब यहाँ पर हम देखते हैं, सो हमारे पास क्या हो जाना है, इसको हम ऐड करेंगे 29 और माइनस आएगा तो 24, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर, यहाँ था माइनस में 24 और यहाँ क्या मिल रहा है प्लस में 24, यानी अगर हम रोज को इंटरचेंज कर देते हैं, किसी दो को रो को हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। वन रो को फर्स्ट रो को यानी R1 को R2 बना देते हैं, R2 को R1 बना देते हैं। सो वहाँ पर माइनस का चेंज आता है। इसी तरह कॉलम में अगर हम चेंज करते हैं तो माइनस का डिफरेंस यानी कि साइन चेंज हो जाती है, ठीक है ना। सो जो हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या कहता है, आइए पढ़ते हैं। इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, कभी अगर किसी दो रो या दो कॉलम की वैल्यू सेम हो जाए, यानी ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। उस केस में डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो आइए इसको देखते हैं कि कैसे है हमारे पास एग्जांपल। ये रहा हमारे पास एक एग्जांपल जहाँ पर आप देख रहे हैं कि रो 1 एंड रो 3 दोनों इक्वल हैं, ठीक है। रोज ले रहे हैं, कॉलम बाद में कभी यूज़ कर लेंगे। सो रो 1 एंड रो 2 क्या है, आइडेंटिकल हैं। अब इसको चेक करते हैं कि क्या इसकी वैल्यू हमारी 0 होती है या नहीं। सो एक्सपैंड करते हैं एज यूजुअल, 1 0 माइनस टाइम ऑफ -4 इज 4 +2 3 +2 then this one plus sorry here is minus then +3 2 -0। यहाँ पर क्या हुआ, 4 इंटू 1 इज 4, यहाँ पर हमारे पास 5 और ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 देन प्लस 6 2 ज़ा 3 2 ज़ा 6, नाउ +10 एंड -10 इक्वल टू कितना हुआ, 0। सो दो आइडेंटिकल रोज हमारे पास थी और उस केस में हमको क्या मिला, रिजल्ट 0 मिला। सो प्रॉपर्टी नंबर 3 ये कहती है कि अगर कभी भी दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल हुए यानी सेम एलिमेंट्स के हुए, सो वहाँ पर जो रिजल्टेंट आएगा यानी वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट की, वो कैसी आएगी, 0 आएगी, करेक्ट। कम टू प्रॉपर्टी नंबर 4, दैट इज इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड by a constant k, then its value gets multiplied by k। यानी कि अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है और उसके किसी कॉलम में या किसी रो के सारे एलिमेंट पे हम कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं, सो जो वैल्यू हमारी होती है नॉर्मल केस में उससे के मल्टीप्लाई हो जाता है। लाइक अगर हमारे पास सपोज करिए एक मैट्रिक्स है 5 6 7 8, ठीक है। सो इस मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट है और इसका एक्सपेंशन करते हैं तो क्या मिलेगा, 5 8 × 40 42
तो यहाँ पर वैल्यू आई -2। सपोज करिए हमने क्या किया, इसके किसी रो में, यानी कि रो फर्स्ट ले लेते हैं, रो फर्स्ट में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आपको कैसा दिख रहा है देखो यहाँ पर, तो 10 एंड 12 रो 2 सेम है। यहाँ पर फर्स्ट रो में क्या हुआ, 2 से मल्टीप्लाइड है। सो अगर इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो कैसा दिखेगा हमको, देखिए 10 इंटू 8 माइनस 7 इंटू 12 क्या मिला, 80 माइनस 84। ठीक है, एंड दैट इज -4। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 इंटू -2 दैट इज वॉट, 2 इंटू दैट ए जो पहले था, ये देखिए। सो 2 इंटू ए का मतलब क्या हुआ, हमने फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई किया था और यहाँ 2 टाइम्स ऑफ ए मिला। यही बात वो कह रहा है कि अगर किसी भी रो या कॉलम में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है, सो हमारी वैल्यू कैसे हो जाती है, उतने टाइम्स, यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, उतना ही टाइम्स। एक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स टाइम ऑफ ए हो जाएगा, वाई मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी रो कॉलम में, वाई टाइम ए हो जाएगा। राइट, क्लियर है ना। सो यहाँ पर एक रिमार्क बनता है, दो, एक क्या दो बनते हैं। इस प्रॉपर्टी से क्या पता चलने वाला है कि बाय दिस प्रॉपर्टी वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी वन रो और एनी वन कॉलम। हम किसी एक रो या एक कॉलम से कोई भी कॉमन फैक्टर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 मल्टीप्लाई किया था फर्स्ट रो में, वैसे ही 2 हम कॉमन भी निकाल सकते हैं अगर हमारे पास प्रॉपर्टी है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, छोटा करने के लिए। ठीक है, सो सेकेंड रिमार्क क्या कहता है कि इफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल इन द सेम रेशियो, ठीक है ना, आर प्रोपोर्शनल यानी इन द सेम रेशियो, देन इट्स वैल्यू इज 0। अभी पहले हमसे कहा गया था कि अगर रो, किसी दो रो या किसी दो कॉलम में वैल्यू सेम हुई तो वो 0 होगा। अभी क्या कह रहा है, प्रोपोर्शनल हुई तो भी 0 होगा। कैसे, आइए देखते हैं। सो मेरे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, लेते हैं एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, करेक्ट, और वैल्यू चेंज कर देते हैं, नहीं तो फिर से 0 आएगा। सो -2 ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो 1 2 -4 एंड 6। देखिए अब यहाँ पर R1 देखें और R3 देखें, तो ये पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, 1/2 का रेशियो, यहाँ भी देखिए 1/2 का रेशियो, यहाँ भी देखिए 1/2। सो अब कैसे 0 होता है वो देखिए। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम R3 में से 2 कॉमन ले सकते हैं। अब 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलने वाला है, 1 -2 एंड 3। अब देखिए दो रोज आइडेंटिकल हो गई, तो आइडेंटिकल का केस आपने देखा था, वहाँ पर 0 हो रहा था। सो यहाँ भी क्या होगा, 2 इंटू 0, फाइनली रिजल्ट इज 0। सो अगर किसी दो रो या कॉलम का रेशियो जो हो रहा है वो क्या हो रहा है ना, प्रोपोर्शनल है, यानी उनकी वैल्यूज कैसी हैं, प्रोपोर्शनल हैं, सो वहाँ पर भी रिजल्ट 0 आता है। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करते समय ये सब बातों का ध्यान रखना है हमें, इसलिए प्रॉपर्टी आपको सब बताई जा रही है। करेक्ट, आइए आते हैं प्रॉपर्टी 5 पर। सो प्रॉपर्टी 5 क्या कहती है, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम, यानी कुछ या सभी किसी एलिमेंट्स किसी रो के या कॉलम के ऑफ अ डिटर्मिनेंट एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, कोई एक कॉलम या कोई एक रो सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स की तरह दिख रहे हैं, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स। क्या मतलब है इस बात का, समझिए। सपोज करिए एक आपको डिटर्मिनेंट दिया गया 2 + 1 3 + 5 एंड 4 + 2 6 7 8 1 2 5, ऐसा। ठीक है, सो हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं या कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, यहाँ की पहली वैल्यूज लेंगे 2 3 4, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट वैल्यू, नाउ 6 7 8 1 2 5 प्लस टाइम ऑफ 1 5 2, सेकेंड वैल्यू 1 5 2, देन 6 7 8 1 2 5। इस तरह से इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, और अगर आप इसको सॉल्व करिए या फिर इसको दोनों को सॉल्व करके ऐड करिए, रिजल्ट विल बी सेम। ठीक है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं।
यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए और उसके बाद अपने से ट्राई करिए, इसकी पूरी वैल्यू एक साथ निकालिए, प्लस करके लिख दीजिए ना इसको, ठीक है। उसके बाद आप इसको सॉल्व करिए और डिफरेंटली इसको सॉल्व करके आप दोनों को ऐड करिए, आप देखेंगे रिजल्ट सेम है। अगर रिजल्ट सेम है इसका मतलब क्या है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर मोर देन वन टर्म है, प्लस करके लिखा गया है, उसको हम 2 3 4 फर्स्ट टर्म यहाँ पर लिखकर उसके साथ बाकी टर्म्स यहाँ पर लिखेंगे एलिमेंट्स, फिर सेकंड टर्म्स यूज़ करके उसके साथ एलिमेंट्स लिखेंगे। तो यानी कि ऐसा अगर दिया है तो उसे दो डिटर्मिनेंट्स एज अ सम हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 कह रहा है इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट द इक्वी मल्टीपल्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो और कॉलम आर एडेड। इक्वी मल्टीपल है ना, इक्वी मल्टीपल ऑफ करस्पॉन्डिंग, यानी कि इक्वल जो भी मल्टीप्लाई किया गया उसमें और उसको ऐड कर रहे हैं, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम। सो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम इफ वी अप्लाई लाइक दिस ऑपरेशन। मतलब मैंने आर आई को क्या किया, आर आई गोज टू आर आई प्लस के टाइम्स आर जे। याद होगा आपको जब मैट्रिक्स का मैंने आपको ऑपरेशंस बताए थे, ठीक है ना, तो वहाँ पर ये बातें आपको बताई गई थी, यहाँ पर इंटरचेंजिंग बताया गया था बाय सम ऑपरेशंस। तो वही बात यहाँ पर भी कह रहे हैं, अगर इस तरह से हम चेंजेस लाते हैं किसी भी रो या कॉलम में कि R1 गोज टू R1 प्लस 2 टाइम्स RJ यानी कि R2, सो इस तरह से अगर हम चेंजेस लाते हैं अपने डिटर्मिनेंट्स में तो उसकी होल वैल्यू जो डिटर्मिनेंट की निकल कर आती है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये एग्जांपल आप देख चुके हैं, कभी भी हमारे पास क्वेश्चंस में आता है तो हम इसको देखेंगे, ठीक है। इसमें तो हमारे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपने इन्वर्स उस समय निकाला है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पे, सो वहाँ छोटे छोटे ऑपरेशंस थे, आपने इस तरह से किया हुआ था, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल? एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने पहले भी सॉल्व किया है और इन द क्लास 10th अगर आपको याद हो, सो आपने क्या किया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस तरह के फॉर्मूले को यूज़ किया था, ठीक है, जहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल होता था ABC जिसे कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 हुआ करते थे। सो आप उसको उस तरह से लिखते थे 1/2 x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 y1 माइनस y2, इस तरह से आप एक्सप्रेस करते थे। पर अगर इसी को मुझे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना है तो हम कैसा लिखेंगे, इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट वी कैन राइट इट एज डेल्टा यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ पहली रो या पहला कॉलम, आप पहले रो में यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ध्यान रखेंगे क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आप पहले कॉलम में x की वैल्यूज़ लिख दीजिए, दूसरे कॉलम में y की वैल्यूज़ लिख दीजिए और तीसरे कॉलम में 1 1। इसी तरह से आप कर सकते हैं, पहली रो में x की वैल्यूज़, दूसरी रो में y की वैल्यूज़ यानी एब्सिसा देन ऑर्डिनेट देन 1 1। रो वाइज भी हो सकता है, कॉलम वाइज भी हो सकता है, एब्सिसा ऑर्डिनेट एंड 1 1। अब आप जिस तरह से मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट्स को एक्सपैंड करते हैं उस तरीके से आप इसको एक्सपैंड करिए एंड द रिजल्ट विल बी सेम एज इट इज़। और मैं आपको बताऊं ये जो रिजल्ट आया हुआ है ये भी डिटर्मिनेंट के थ्रू ही आया हुआ है, करेक्ट। हमने वहाँ पर पढ़ा हुआ था, ग्राफ के थ्रू हमने उसको निकाला, ठीक है। यहाँ भी अगर हम बात करें तो इसके थ्रू भी ये एक्सपैंड होकर आएगा। आप इसको एक्सपैंड करिए अलॉन्ग C1, आपको यही मिलने वाला है, आप इसको खुद से भी चेक कर सकते हैं। सो कभी भी अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने की बात आती है या, ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे इस तरह से रिप्रेजेंट करके। ध्यान रहे, फिर से बता दूं, जिस तरह से ये कॉलम वाइज लिखा है आप रो वाइज भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो इशू, क्लियर। नाउ टुडेज लास्ट टॉपिक इज माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स ऑफ एन एलिमेंट aij of a determinant is the determinant obtained by deleting its ith row and the jth column in which element lies minus of, है ना, element lies,
जहाँ पर वो एलिमेंट लाई कर रहा है, उस वाले रो और कॉलम को डिलीट करके जो भी मैट्रिक्स बच रही है दैट इज द माइनर। हम उसे सॉल्व भी कर सकते हैं, सॉल्व करके उसकी वैल्यू भी निकालते हैं। द माइनर ऑफ ए आई जे डिनोटेड बाई एम आई जे। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। ठीक है, वो एग्जाम्पल क्या है, ध्यान से देखें। एग्जाम्पल है हमारे पास a इज इक्वल टू 1 2 0 1 3 2 एंड 2 -1 4। चलिए, सो पोजीशन ऑफ A11 कहाँ है, ग्रीन पेन यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट पेन। दिस इज द पोजीशन ऑफ A11। सो A11 के लिए जो माइनर निकलेगा हम कैसे लिखेंगे उसको, M11। ठीक है, सो M11 यानी वन रो एंड वन कॉलम। फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, क्या बचा, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कौन सा है, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज फर्स्ट कॉलम, छोड़ दिया, क्या बचा ये। सो दिस इज माइनर ऑफ दिस A11। कैसे लिखेंगे इसको, सॉल्व भी कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू -2, सो 12 माइनस प्लस 4 दैट इज 16। सो 16 माइनर, A11 का जो माइनर है वो कौन है, 16। क्लियर। ऐसे ही हम सभी वैल्यूज़ के लिए निकाल सकते हैं। सपोज करिए इस बार हम निकाल रहे हैं इस 3 के लिए। सो पोजीशन कौन सी है, सेकेंड रो, देखें सेकेंड कॉलम। सो M22 इसको रिप्रेजेंट करेंगे, M2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। सो सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को अगर आप लीव करते हैं लाइक दिस, ये और ये, सो क्या बच रहा है 1 0 2 4, 1 0 2 एंड 4। इसको सॉल्व करिए, 4 - 0 इज इक्वल टू 4। सो माइनर ऑफ M22 यानी कि A22 का जो माइनर है M22 वो कितना है, 4। ये हम वैल्यूज़ निकालते हैं, आगे हमको काम लगेगा इन्वर्स वगैरह निकालने में, राइट। द नेक्स्ट टर्म इज कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij डिनोटेड बाई कैपिटल Aij is defined by capital Aij is equal to -1 time I plus j of Mj Mij क्या है, माइनर। सो जो माइनस हमारा था माइनर, उसमें हम क्या करेंगे, -1 की पावर उसकी पोजीशन ले लेंगे। यानी कि अगर हमें कोफैक्टर निकालना है A12 का, अब A12 कहाँ है, ध्यान देंगे, ये रहा हमारा A12 दैट इज 2। सो इसका कोफैक्टर निकालना है तो पहले हम इसका माइनर निकालेंगे। सो माइनर में आएगी वैल्यू क्या, देखिए माइनर कैसे निकालना है, M12। सो माइनर में वैल्यू आएगी 1 2 2 4, देखें 1 2 2 4। सो माइनर हो गया हमारे पास 4 - 0, फिलहाल यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर A12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 टाइम्स, और पोजीशन क्या है 1 + 2 यहाँ पर लिखेंगे, उसके हिसाब से क्या M12 मल्टीप्लाई में। सो यहाँ पर ऑड पावर है, -1 इंटू जो भी वैल्यू आएगी, फिलहाल यहाँ पे 0 आ रहा है, सो 0 फाइनली 0 हो गया। सो माइनस टाइम ऑफ दैट पर कैसे, उसकी पावर ध्यान रखेंगे, पोजीशन वाइज पावर पॉजिटिव निगेटिव भी होती रहती हैं। सो दैट इज कोफैक्टर। ये सारे टॉपिक एंड इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में हैं, अगर हम बात करें, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए भी हमारे पास एक एक्सरसाइज है, एंड जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के लिए, उसके लिए भी हमारे पास एक्सरसाइज है। सो प्रॉपर्टीज़ एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, माइनर्स, कोफैक्टर्स, ये सब पढ़िए और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है इनको ट्राई करिए। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो कांटेक्ट करिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।